कोई डिस्टॉर्शन किसी किस्म की हो तो प्लीज आस्क। सबको आवाज क्लियर है मेरी? ओके, थैंक यू। थैंक यू मोहम्मद आरिफ। नाउ कल हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग यस्टरडे हमने कंपनीज एक्ट को हमने शुरू किया था। इतने मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। यहाँ तक रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर सेल ऑफ गुड्स भी हमने कल कंप्लीट किया था और कंपनीज एक्ट को हमने स्टार्ट किया था। रिगार्डिंग दिस लेक्चर और रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जी मोहम्मद आरिफ, फाइश, अदरवाइज ये है कि हम स्टार्ट करते हैं फिर। चले थे मीनवाइल बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं। हमने कल कंपनीज का हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कल हमने 1.5 पेज इसका थोड़ा सा टॉपिक हमने पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज के। हम दोबारा उसको रिलैबोरेट कर देते हैं। हमने कल पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एंड इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कि एक्चुअली कंपनी है क्या और इसका इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या है, कि जो जो इसमें अथॉरिटीज गवर्नमेंट की अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें क्या क्या स्केड्यूल होंगे, कौन कौन सी चीजें डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड होंगी और उसके क्या क्या पैटर्न्स हमने यूज करने हैं। सबसे पहले था द फीचर्स ऑफ द कंपनी। एक्चुअली कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ द कंपनीज की हम बात करेंगे। अथॉरिटीज, ऑफिशियल, मेंबर्स एंड रेजोल्यूशंस होंगी, कुछ इसमें एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट होंगी। फिर इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज का कुछ प्रोसेस है। देन उसका ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ द कंपनी की रिलैबोरेट कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा शॉर्टकट पैटर्न पे लेके चलते हैं कि सबसे पहले क्या था कि फीचर्स ऑफ द कंपनीज में उसमें सबसे पहले कि कंपनी एक्चुअली है क्या, एक लीगल एंटिटी है, किस तरह की फॉर्म में है, लॉ की नजर में क्या है। हमने एओपी पढ़ लिया, लाइक पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ लिया, सोल प्रोप्राइटर कुछ होती हैं, कुछ हमें एओपी पार्टनरशिप की हमने बिजनेस को लिया उसमें हमने लिमिटेशन पढ़ ली कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए। प्रोफेशनल्स जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें तो अनलिमिटेड थे, हमने पार्टनरशिप एक्ट में हमने सारी चीजें पढ़ ली। फिर हमने पढ़े थे कि पढ़ने हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेपरेट पर्सनालिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या पढ़ते हैं हमारे पास। फिर कुछ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की हम बात करेंगे एंड परपेचुअल सक्सेशन की हम बात करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी क्या है और लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनीज इसमें क्या हमारे पास एक्ट लेता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। थोड़ा सा मैं स्पीड में इसमें टॉपिक दूंगा क्योंकि कल हम कुछ पढ़ चुके थे। आर्टिफिशियल लॉ की नज़र में कहते हैं कि यार अकाउंटिंग की टर्म्स में हम कहते हैं कि यार जो इसका प्रोप्राइटर है एंड बिजनेस है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। जो कंपनी की लायबिलिटी है वही इसी की लायबिलिटी है। लॉ में कहते हैं कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन है। जो एक इंडिविजुअल की लायबिलिटीज होती हैं, जो उसका स्टेटस होता है जो भी कंपनी में होता है, इसी तरह कंपनीज का भी आपको उसका स्टेटस होगा। उसी की भी कुछ लायबिलिटीज होंगी, कुछ राइट्स होंगे, कुछ लायबिलिटीज होंगी, कुछ रिसेशन कहीं पर लगेंगे। सारी चीजें उसी तरह एक लीगल एंटिटी की, नॉट अ फिजिकल लेकिन एक एंटिटी है हमारे पास, आर्टिफिशियल लीगल बॉडी आपका। कैसे, किस वजह से उन्होंने लॉ ने कहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहले उसने कहा है कि सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु ओन्स। एक सोल ट्रेडर कौन होता है कि इंडिविजुअल होता है जो कि ओन करता है एंड रन करता है इज अ बिजनेस को, अपने बिजनेस, हिज ओन बिजनेस। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस। लॉ क्या कहता है, बिजनेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। कहता है यार जो बंदा है वही बिजनेस है। तो लॉ रिकॉग्नाइजेस ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट। जो इसको रन करवा रहा है ओनली एंड ओनली वन पर्सन, उसी को वो आर्टिफिशियल बॉडी का नाम दे दिया जाता है। The individual is liable for the debts of the business and is also personally liable for any breaches of the law by the business. कहता पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। हमने कहा वो ओन करते हैं, रन देयर ओन बिजनेसेस रन करते हैं, और ईच पार्टनर की क्या है, जॉइंटली और सेवरली दोनों लायबल होते हैं। कहते हैं ईच पार्टनर यूजुअली कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो अपना अपना कैपिटल इंजेक्ट करते हैं, अपना सरमाया डालते हैं
और पार्टनर बिजनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ पर्सन। पार्टनर्स को हम ये नहीं कहते कि बिजनेस भाई एज एक पर्सन के तौर पर, नहीं, वो क्या कहता है लॉ में कि इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल होते हैं, पर्सनली भी, ज्वाइंटली विद अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर भी है, एक पार्टनर दूसरों के साथ मिलकर भी लायबल होता है। वो हमने एजेंसी का थ्योरी का कंसेप्ट भी उसमें हमने पढ़ा था एओपी में, जो पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ रहे थे कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एज अ एजेंट भी काम कर रहा होता है फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। अनलाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, कंपनी क्या है, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कहता है सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, अपने ओनर से वो डिफरेंट हो जाते हैं हमारे पास। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कहते द लॉ रिकॉग्नाइज अ कंपनी एज अ person with legal rights and obligations similar to those ordinary individuals। हमने क्या कहते हैं सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप तो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। एक डॉक्ट्राइन है, एक डॉक्ट्राइन कहते हैं एक असूल को, कहते हैं एक कॉर्पोरेट जो पर्सनैलिटी होती है उसका एक हमने कहते हैं कि यार वो सेपरेट है ऑनर से। द लॉ रिकॉग्नाइजेज अ कंपनी एज अ पर्सन, कंपनी को क्या तस्वर करती है, एक पर्सन तस्वर करती है। जिस तरह एक पर्सन की लाइबिलिटीज होती हैं एक इंडिविजुअल की होती हैं, वही कंपनीज की होंगी विद लीगल राइट्स, उसके कुछ ना कुछ होंगे और उसकी ऑब्लिगेशंस होंगी सिमिलर टू दोस एक ऑर्डिनरी जैसी इंडिविजुअल की होती है। एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि सपोज मिस्टर जायद सेट अप अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एबीसी। एसएमसी मतलब कि स्मॉल मीडियम कंपनी जो होती है, स्मॉल इंटरमीडिएट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड विद द 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 10 ईच का मतलब है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000, और यार एक शेयर की प्राइस कितनी है 10 में। ये कुछ कंपनीज के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आगे हम मजीद डिस्कस कर लेंगे क्या शेयर्स की हैं, क्या हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि ओवरऑल जो कैपिटल वो इंजेक्ट होता है उसको शेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 200 मिलियन का या 2 मिलियन का हमने इंजेक्ट कर लिया कैपिटल, कैश हमने इंजेक्ट कर लिया, तो 2 मिलियन को हमने कैश में कन्वर्ट कर लेना है कि नॉर्मल जो हमने बिजनेस लॉ के अंदर प्राइस होती है कहते हैं 10 ईच है, तो इसका मतलब है कि 200 शेयर्स उन्होंने इंजेक्ट कर दिए। कहता है मिस्टर जायद द इंडिविजुअल एंड एबीसी एसएमसी जो प्राइवेट लिमिटेड है, द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ द लॉ वुड बी टू सेपरेट पर्सन्स। कैसे? बोथ वुड बी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कि वो अलग एग्जिस्ट करेगा एंड कंपनी का जो अपना एक स्टेटस है वो एक अलग एग्जिस्ट करेगा। कहते the company is an artificial person whereas the individual people are the natural persons। A company is an artificial person whereas the individual people are the natural persons। Essentially however the law treats person in the same way, उसी तरह ट्रीट करता है whether they are artificial है या natural। लॉ तो दोनों को सेम ट्रीट करता है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जिस तरह एक पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं कि राइट्स एंड उसकी कुछ ऑब्लिगेशन होती है, इस तरह कंपनी जी स्टूडेंट्स, हमने दोबारा रिज्यूम करते हैं। टेक्निकल एरर की वजह से हम डिस्टॉर्शन आ गई थी। हमने पहले बात कर रहे थे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कहता है एज अ लीगल पर्सन कंपनी में एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी एक एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्सन के साथ वो कर सकती है, इंडिविजुअल हो या अदर कंपनीज हो, जो व्हाटएवर। कंपनी एक इंडिविजुअल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी एक पार्टनरशिप के साथ भी कर सकती है, कंपनी टू कंपनी भी कर सकती है। नेक्स्ट वन है कि डेट्स एंड लायबिलिटीज। इफ अ कंपनी इंकर्स अ डेट, अगर कंपनी को इंकर करती है डेट को, द इटसेल्फ द कंपनी जो होगी लायबल होगी एंड इट्स ओनर द शेयर होल्डर आर नॉट। वो कंपनी लायबल होगी, शेयर होल्डर्स आपके लायबल नहीं होंगे। इसी तरह ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, कहते हैं कंपनी के अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। जिस तरह अगर इनके लायबिलिटीज अपनी है, इसी तरह
ऑनरशिप के अब क्या है, आपकी कंपनीज के भी उसके एसेट एंड प्रॉपर्टी होंगी। ऑल्दो द कहते हैं कि एक पर्सन के नाम पे जिस तरह होती है, इसी तरह कंपनीज के नाम पे कुछ चीजें वगैरह ट्रांसफर होती हैं, कुछ ओन्स होती हैं। कहते हैं ऑन द कंपनी दैट दे डू नॉट द एसेट ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर आर सिंपली ओनर ऑफ द शेयर्स in the company itself is the legal owner of its assets। इसी तरह राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, राइट टू रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, डेटर्स मतलब कि जिनसे लेना होता है, हमारे रिसीवेबल जो होते हैं, कंपनीज का राइट होता है। जिस तरह एक इंडिविजुअल का राइट होता है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को कुछ उधार पैसे दिए, तो ए इज द रेस्पॉन्सिबल, ए हैज अ, उसका राइट होता है, उसका ए हैज अ राइट टू रिसीव द डेट फ्रॉम द बी। इसी तरह कंपनी का राइट होगा अपने रिसीवेबल से, या वेदर उन्होंने सेल के अगेंस्ट में किसी को लोन वगैरह दिया हुआ रिसीवेबल्स हैं ऑन द कंपनी, कंपनी का इटसेल्फ क्या होगा, उसका राइट होगा, वो रिसीवेबल कर सकती है, नॉट द ओनर्स। मैनेजमेंट बाय द डायरेक्टर्स, कहते हैं कंपनीज और मैनेजमेंट बाय, जो कंपनीज मैनेज कर रहे होते हैं वो कौन कर रहे होते हैं, डायरेक्टर्स। बिकॉज डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर, who should be the member of the company as well as with the few exceptions। In small company the shareholder and director may be the same individual, हो सकते हैं कि वही डायरेक्टर्स हो और वही शेयर होल्डर, बट इन लार्ज कंपनीज दोनों डिफरेंट होते हैं। the directors might held a small proportion of the shares or even no share of all। जरूरी नहीं है, कहते हैं ना बात, और डायरेक्टर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी भी होते हैं, बट लार्ज कंपनीज में ऐसा नहीं होते, दोनों सेपरेट आपके हो जाते हैं कि यार ओनर कोई और होते हैं, शेयर होल्डर में पब्लिक का पैसा आपका पड़ा होता है। इस तरह लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, इस तरह एक इंडिविजुअल की लाइबिलिटी होती है टू पे द टैक्स, इस तरह कंपनी की लाइबिलिटी होगी, इट्स पर्सनली लाइबल टू पे द टैक्स ऑन इट्स इनकम और प्रॉफिट। इस तरह लीगल कुछ ऑब्लिगेशंस है, द कंपनी ब्रेक्स द लॉ, अगर कंपनी लॉ को ब्रेक करती है, नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट एन ओनर, ओनर जो ब्रेक करेगा उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। अगर कोई कंपनी रूल ब्रेक करती है इन द टर्म्स ऑफ एसएससीपी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो उसने एसएससीपी ने लेट डाउन किए हुए हैं, it is a usually the company itself that is a liable, although there are circumstances in which the owner or its officers, mainly directors, may be personally liable। कुछ केसेस होते हैं जिसमें कंपनीज के डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेकंड मैंने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेपरेट पर्सनैलिटीज के कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं, क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर। अभी हमने ऊपर सारा कुछ पढ़ा, कहीं पर भी ओनर की बात नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जहां पर डायरेक्टर पर्सनली लाइबल की हमने बात की, तो क्या है यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस के, रिस्ट्रिक्ट टू द हो जाती है हमारे पास कंपनीज की हद तक। जिस तरह कंपनीज के डेट है, जितना कंपनीज के एसेट है, वहां तक वो लाइबल होकर उससे ऊपर वो लाइबल नहीं होगा। सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम द कंट्रोल, सेपरेट हो जाता है कि मेंबर एंड डायरेक्टर्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्टिंग करती है। जिस तरह हमारा एक इंडिविजुअल में ओनरशिप ट्रांसफर करने का होता है, इस तरह कंपनीज में भी ट्रांसफर करने का होता है कि अपने शेयर्स एक दूसरे को हम ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 3 अगर शेयर होल्डर्स हैं कि प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करता हूँ एसएमसी की, एक बंदा दूसरे में शेयर भी ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन की हमने बात की थी। इसमें क्या है कि जिस तरह अभी मैंने बात की कि एक से दूसरे में परपेचुअल सक्सेशन चल रही होती है, वो किन चीजों को वो ट्रांसफर करेगा, एक्चुअली दैट इज द शेयर कैपिटल। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर्स। दूसरे हम कंपनीज की अगर हम हट के बात करें तो वहां पर शेयर किस मद में होता है, हमारा कैपिटल की फॉर्म में होता है, जो कि पैसों की फॉर्म में होता है कि यार इतना हमने कैपिटल लेके इंजेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, शेयर्स की फॉर्म में, एंड द शेयर को जो होल्ड करने वाले बंदे होंगे उनको हम शेयर होल्डर्स कहेंगे, दैट्स कॉल्ड द मेंबर्स और इट्स द ओनर्स। द टर्म मेंबर एंड शेयर होल्डर आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। However, there are a few differences that have been discussed later in the chapter। In this chapter तो हम लोग बातें करते हैं who can own the shares, कौन कर सकता है, कहता है लीगल पर्सन कैन ओन द शेयर्स इन द कंपनी। एक लीगल जो लीगलिटी में एक बंदा कहता है कि यार उसको फ्री, जिस तरह हम कहते हैं कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट एट में कुछ चीजें पड़ी थी कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी द पार्टीज होनी चाहिए, इनकॉम्पिटेंट द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो सारे पर्सन जो लीगल में एक पर्सन कहलाता है वो कैन ओन द शेयर्स कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑफर कंपनीज, इट इज अ वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम और ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप कहते हैं द शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली बाय सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, व्हाटएवर। जिस तरह एक इंडिविजुअल में हम चीजें ट्रांसफर करते हैं, इसी तरह हम कंपनीज के केस में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट सीकिंग एन अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर्स एज अपोज्ड टू द पार्टनरशिप।
ये उसने कहा कि पार्टनरशिप में हमें जाहिर बात है सारों की कंसेंट चाहिए होती है, जहां पर जरूरी नहीं हम उसके अप्रूवल की जरूरत हमें नहीं पड़े। इस तरह शेयर ट्रांसफर एक्ट कहता है when shares are transferred, the rights associated with the shares such as the right to receive a portion of any dividend, इस तरह एक हमने करते हैं कि अगर शेयर ट्रांसफर होते हैं तो राइट एसोसिएट कुछ होते हैं शेयर्स के साथ, लाइक हमारा राइट है डिविडेंड लेने का, उसके ऊपर इन शॉर्ट डिविडेंड को आप समझें कि शेयर हमने लिए हुए हैं, उसके ऊपर हमें कुछ प्रॉफिट अर्न होता है, पेड बाय द कंपनी, और द राइट टू अटेंड वोट एट एनी जनरल मीटिंग, उनकी जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग कुछ पावर्स होती हैं, जितना आपके पास शेयर्स होंगे उतनी ही जाहिर बात है आपकी क्रेडिट ज्यादा होगी in order to gain the benefit against the decision making power. The company and or transferred to the new owner, हम न्यू ओनर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह परपेचुअल सक्सेशन किया है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वो क्या चीज है, कहता है द चेंज इन ओनरशिप और इवन द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ द ओनर, अगर एक ओनर की डेथ हो जाती है उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई पर्सन उसका सक्सेशन आएगा, उसके इनहेरिटेंस में कोई ना कोई उसका फादर, उसका सॉरी फादर तो पॉसिबल नहीं होगा, फादर भी हो सकता है, अगर बेटे की डेथ हो जाती है उसकी हिरार्की में वो आ सकता है, बट उसकी इनहेरिटेंस में जो भी होगा, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, बैंकरप्टेंसी कहते हैं हमारे पास से दिवालिया को, जिसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं कि बैंक ने उसका दिवालिया निकाल दिया है, डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, वो कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगा, पार्टनरशिप में अफेक्ट करता था, तो हम ट्रांसफर उसमें भी कर सकते हैं। सेकंड एंड फोर्थ वन हमारा कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी। आई थिंक आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि लिमिटेड लायबिलिटी का यहाँ पर हम क्यों वर्ड करते हैं, क्योंकि ओनर एंड बिजनेस दोनों सेपरेट हैं, कि जो ओनर जो होते हैं स्ट्रिक्ट टू द कंपनीज की हद तक वो लायबल होते हैं, कंपनी वहां तक लायबल है कि जहां तक उसने जितना भी उसका एसेट है, लायबिलिटीज है, जितनी उसकी ऑब्लिगेशन वहां तक लायबल होंगे, बाकी ओनर पर्सनली तौर पर लायबल नहीं होंगे। Limited liabilities apply to the shareholder of the company. It does not apply to the company itself. A company is fully liable for its all अपने debt के, not a personal debt of the owner. Other liabilities, just as any other person is fully liable for the debt that he or she occurs. Second वाले के liability of the directors क्या है, कहते हैं the directors and other officers of the company act on behalf of the company, अब company के behalf पर वो काम कर रहे होते हैं as an agent, as already stated that कि हमने पहले भी पढ़ा था directors are the agent of the company, क्यों होते हैं हम आगे जाके क्लियर पढ़ लेते हैं, and the provided that they act within their power and in accordance with the law, जो companies के रूल रेगुलेशन, जो उनकी पावर ऑफ अथॉरिटीज हैं, जो उनकी पावर्स हैं, पावर अथॉरिटी है, दे विल नॉट पर्सनली लायबल, वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे फॉर द कंपनी डेट के लिए, कंपनी लायबल होगी अपने डेट के लिए। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, हम मेंबर्स की अगर हम बात करें, द कंसेप्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द ओनर, अप्लाइज टू द ओनर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, अप्लाई होती है ओनर पे, द लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड to the amount of their investment. Members कहाँ तक लायबल हैं, जहाँ तक उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है in the company and they do not have to pay any other amount in case of insolvency of the company. वो एक्स्ट्रा उनसे कुछ डिमांड नहीं कर सकती मेंबर कैसे कि भाई मैं मेरा दिवालिया निकल गया है कि जितना आपका शेयर है इसमें कैपिटल में उससे ज्यादा हमें दे। Liability of the member in case of a partially paid share, कहते there is an exceptions to this rule of no further liability, but only when the shares issued by the company have not yet been fully paid up. अगर उसकी fully paid up नहीं है, for example partially paid है, partially paid का मतलब कि उसको कुछ सब्सक्राइब है, तीन तरह की चीजें होती हैं। आपको थोड़ा सा चार्ट हम लेबोरेट अगर हम करते हैं, सबसे पहले आगे हम जाके पढ़ेंगे मेमो रैंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये फर्स्ट चार्टर ऑफ द कंपनीज होता है कि इंटरनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब हम लेते हैं, ये फर्स्ट चार्टर ऑफ द कंपनीज होती हैं कि यार किस तरह कंपनीज के रूल एंड रेगुलेशंस को हम लेकर चलेंगे, पैटर्न्स को लेकर चलेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कि बाहर के लिए होता है
कि यार क्या क्या इसमें रिसेक्शन होती है, आपका कंपनी का ऑफिस कहाँ कहाँ होगा, किस तरह होगा, ये हम आगे जाके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या फर्क होता है। इन क्रक्स बोथ आर द फर्स्ट चार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब कि फर्स्ट एक एसओपीज आप समझ लें कि किस तरह कंपनी चलेगी, इनमें डिपेंड आपका कर रहा होता है। हमने जब चीजें ये फुली पेड एंड शेयर्स की हमने बात की है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करता चलूं। हमने बात की जब मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हम बात करते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम पहले डिफाइन करते हैं कि अपनी कंपनीज के लाइफ फुली टेन्योर में मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा, ऑथोराइज शेयर कि टोटल मैक्सिमम एक अपनी लाइफ में कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है। सब स्टूडेंट का आवाज मेरी क्लियर आ रही है? चलें ठीक। थैंक यू फॉर। अब सबसे पहले वो डिफाइन कर लेते हैं कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल। जब वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल अपने के कंपनी के में, ये बाद में अमेंड भी हो सकता है कि अगर आपको बाद में नीड पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले एक डिसाइड कर लिया कि ऑथोराइज शेयर हमारा इतना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 मिलियन का शेयर कैपिटल आपको ऑथोराइज है। जब जब कंपनी को इसमें से जरूरत पड़ती है तो इसमें से वो शेयर इशू करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 200,000 के आपने शेयर इशू कर दिए, 200,000 के आपने शेयर इशू कर दिए, ये है इशूड कैपिटल। इसमें से जब एप्लीकेशन देंगे तो इसमें से कुछ आपका बनेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब कि वन मिलियन के शेयर्स में से 200,000 की आपने इशू कर दिया। जब इशू हुए तो उसमें से कुछ एप्लीकेशन, कुछ इश्यूएंस के अगेंस्ट में आपको एप्लीकेशन रिसीव होगी कि कुछ बंदों ने एक्सेप्ट कर दी आपकी एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 150,000 के आपकी सब्सक्राइब्ड हो गई, लोगों ने आपकी चीजें एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। इस 150 में से 100,000 के आपको कैश रिसीव हो गया, कैश एंड बैंक में वट एवर द फॉर्म शी चूज थिंग, और बकाया जो 50,000 का था वो अभी आपको रिसीव होना था, दैट इज कॉल्ड द पार्शली पेड अप कैपिटल, मतलब कि अनपेड कैपिटल। 100,000 आपका पेड अप कैपिटल आपका आ जाएगा और जो 50,000 आएगा आपका अनपेड कैपिटल, अभी आपकी सब्सक्राइब्ड हो गया है लेकिन इट विल बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम आपकी लिस्ट होती है, मेमोरेंडम आपकी क्लास होती है, वो आप बता कंप्लीट कर देते हैं कि इतना हमने अपनी फुल टेन्योर ऑफ द लाइफ में आपने इतना करना है। दैट विल बी अमेंडेड, दैट कैन बी अमेंडेड इन द फ्यूचर, जिसका प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम चीजें हम करें। जी ये टॉपिक किसी को समझ आए, इसमें किसी किसी में क्वेश्चन हो कि ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर, पेड अप कैपिटल, इशूड शेयर, सब्सक्राइबर पेड अप कैपिटल में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। यहाँ पर हम बात करने के लाइबिलिटी का मेंबर इन केस ऑफ पार्शली पेड शेयर्स, कहते हैं देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लाइबिलिटी बट ओनली व्हेन द शेयर इशूड जो शेयर किए हुए बाय अ कंपनी ने हैव नॉट येट बीन फुली पेड अप, अभी तक फुली पेड अप नहीं हुए। जो हमने इशू किए थे फॉर एग्जांपल 200,000 के, उसमें जब 150 सब्सक्राइब्ड हो गए, आप जब बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे आगे फर्दर हम करेंगे आपके साथ अकाउंट्स में डिस्कस करूंगा किसी सैंपल बेसिस पे, उसमें दो तरह के आ रहे होते हैं, एक ऑथराइज्ड कैपिटल आ रहा होता है और एक इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आ रहा होता है। बाजू का जरूरी नहीं कि जितना इशू किया वो सब्सक्राइब भी हो,
लेकिन मैक्सिमम कंपनी जितना इशू करती हैं वो सब्सक्राइब सारे का सारा हो जाता है और बाद में शेयर जितने आ रहे होते हैं वो आपका रिसीवेबल का पार्ट आपका बन जाता है। हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड, इसमें हम क्रेडिटर्स को कैसे वार्न करते हैं? द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज the fact of the limited liability to the attention of anyone dealing with it. Like that, this is why private limited companies in Pakistan are required to include the word private limited in their name. इसी वजह से कहते हैं it is also why public companies in Pakistan required to include the word limited in their name. हम आगे जाके पढ़ते हैं कि the word limited in the name of the company draws करते हैं the fact of the limited liability. जब ये लफ्ज लग जाता है लिमिटेड का, इसका मतलब होता है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, स्ट्रिक्ट टू द आपकी कंपनी की एक्ट, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। और एक प्राइवेट लिमिटेड है, उसका एक अपना मकसद होता है प्राइवेट का, वो ऑब्वियसली स्टॉक सेल में आपके शेयर जो है वो जिस पर आप कह सकते हैं कि उसको परचेज और सेल उनकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती, अदरवाइज वो कंपनीज होती हैं, लेकिन जिनकी ट्रेड हो सकती है वो सिर्फ लिमिटेड का वर्ड है, नॉट अ प्राइवेट, वो पब्लिक लिमिटेड होती है। आगे हम बात करते हैं लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनीज के। रेलेवेंट लॉ क्या हुआ है? कंपनीज आर द क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी लॉ, जो कि अब कंपनीज एक्ट बन गया 2017 में। पहले आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस ही था जो आप कहते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको डिफरेंस बताने की जरूरत है कि ऑर्डिनेंस कैसे होता है, एक्ट कैसे बनता है। ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्टार्ट ऑफ द लॉ में, इंट्रोडक्शन टू द लॉ में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि कौन कौन बंदा किस तरह पास आउट करता है। फिर रेलेवेंट कुछ हमने ये बातें आगे जो अभी मैं बात कर रहा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कहते हैं द कंपनी मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लॉ जिसके अमल काम करके मुताबिक आप उसको यूज करेंगे, आप उसको यूज करते हुए जो कंपनीज की पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट आपका चार्टर उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज कॉल्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Article of association that the bylaws which focuses on the internal procedures of the company or called the article of association. यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। आगे हम बात करें डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ द कंपनीज। डेफिनेशन सबसे हम पहले पढ़ेंगे। कहता है डेफिनेशन कहता है कंपनी मींस द कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के मुताबिक 2017 जो बनी हो, रजिस्टर्ड हुई हो, दैट इज कॉल्ड द कंपनी। और कंपनी लॉ क्या चीज है? कहता है कंपनी लॉ मींस द रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1930 में पहले था, तो फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 बना, फिर कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 रिनाउंड हुआ and also includes the Companies Act 2017 unless the context provides otherwise। अगर कोई इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन है तो ये that is called the Companies Law। डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट की अगर हम बात करते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कौन है? द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी हो और कंपनी लॉ के मुताबिक। और यहाँ पर और का मतलब इसलिए लिया क्योंकि 2017 से पहले भी कुछ कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, तो इट डज नॉट मीन लाइक दैट कि वो कंपनीज नहीं है, तो वो भी कंपनीज हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द पाकिस्तान, वो भी हो सकती है। अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट मतलब के रेलेवेंट लॉ के मुताबिक जो बनी हो। बट डज नॉट इंक्लूड, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? कॉर्पोरेट सोसाइटी रजिस्टर्ड एंड एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन बनी है तो वो कंपनीज नहीं होगी। आपकी जो कंपनीज होंगी इन क्रक्स यही है, जो कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ के मुताबिक आपकी जो बनी हो। इसी तरह एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन हुई हुई है ये कंपनीज एक्ट में नहीं होंगी। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग व्हिच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट may by notification specify in this behalf। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगी और ये चीजें कंपनीज का पार्ट नहीं होंगी। द लिटरल मीनिंग ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ऑलरेडी हम स्टेट कर चुके हैं कि ये एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी के तौर पर एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एंड देयरफॉर एवरी कंपनी एज डिफाइंड अबव इज आल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। हाउएवर द डेफिनेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज ब्रॉडर, वो बॉडी कॉर्पोरेट के ब्रॉडर टर्म है। इन एडिशन टू द कंपनीज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान इट आल्सो इंक्लूड कंपनी रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्रीज में भी होती हैं,
जिस तरह फॉरेन कंट्रीज की हमारे यहाँ पर कुछ बॉडीज हो जाती हैं, जिस तरह एक सिस्टर कंपनी होती है जो पेरेंट कंपनी होती है बाहर ऑपरेट हो रही होती है, इसी तरह यहाँ पर भी स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट्स, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर एक्ट 1956। ये ऊपर डिपेंड जो किया गया था हमारे पास रेलेवेंट स्टैट्यूट्स में बॉडी कॉर्पोरेट। However, for the purpose of Companies Act 2017, a cooperative society shall not be considered a body corporate. Federal government may also exclude a foreign company, a statutory body, from the definition of the body corporate for the purpose of Act. ये already वो exclude कर चुका है। नीचे कुछ उन्हीं सारी चीजों की एग्जांपल कोड की गई, कौन कौन सी, ये एज इट इज आपकी टॉपिक की गई है। आगे हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ द कंपनीज है, कहता है अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स लायबिलिटी वो कंपनीज के कुछ चीजें रूल एंड रेगुलेशन में कर देती हैं। आपके जहन में होगा कि यार एक प्राइवेट लिमिटेड होगी, पब्लिक लिमिटेड होगी, कंपनीज की कुछ टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरीज हमने कर दी होती हैं कि अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स जो लायबिलिटी है वो टाइप्स ऑफ द कंपनीज कैसी हैं। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, और एक अनलिमिटेड कंपनी आपकी आ जाती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है? The company limited by shares means the company having the liability of its member limited होती है उनके members की liability by the memorandum to the extent of that, जहां तक उनका memorandum और article of association allow करते हैं कि इनकी liability यहां तक है, जितना उनका shares capital है वहां तक वो liable हैं, not more than that. If any remaining unpaid, अगर कोई unpaid उनका shares रहते हैं, obviously उन्होंने subscribe कर लिया लेकिन उनका पेमेंट अभी रहती है तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। इस तरह मोस्ट बिजनेस लाइकन कॉर्पोरेटर ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ज्यादातर होती है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कंपनीज, इसका ग्रेट एडवांटेज क्या होता है आपका, इज दैट द कंपनी इज एबल इफ द शेयर होल्डर अप्रूव टू द रेज द एडिशनल कैपिटल बाय इशूइंग द न्यू शेयर। हमारे पास न्यू शेयर इशू करने का आवाज क्लियर आ रही है सबको? Anyone student can tell me? टाइप्स ऑफ द कंपनीज की हम बात कर रहे थे। इसी तरह आगे वो बात करते हैं, कहते हैं ये मोस्ट प्रॉफिटेबल होते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ग्रेट एडवांटेज क्या हमने बता दिया कि ग्रेट एडवांटेज क्या है कि यार शेयर होल्डर अप्रूव कर लेते हैं कि यहाँ तक हम लायबल होंगे। इस तरह कंपनीज एक लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी की किस्में क्या होता है कि यार हम चीज की कॉमन सेंस ही बात है, गारंटी हमने पहले से पढ़ ली है कि यार यहाँ तक कि हम लायबल हैं कि यहाँ तक कि हम गारंटी देते हैं, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द शेयर्स कैपिटल की हम बात करते हैं। क्लॉज आपके लिखी जाती है कि लिमिटेड बाय शेयर्स हैं या लिमिटेड बाय गारंटी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, means a company having the liability of the members limited by the memorandum। ये यहाँ तक जो मेमोरेंडम है क्लास हो कि वहां तक वो लायबल होंगे। मतलब क्या है इसका, मेंबर्स मे रेस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेक करते हैं कि हम इन चीजों को अंडरटेक करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। कि अगर कंपनी वाउंड अप होगी तो हम इतना जो हमारा जितना एसेट है वहां तक हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे और मे नॉट, यहां तक हम कंट्रीब्यूट करें। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, जरूरी नहीं है उनका शेयर कैपिटल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मोस्टली होता है। The liability of the members of the company limited by guarantee not having a share capital, अगर उसका शेयर कैपिटल नहीं होता, is restricted to the amount of the guarantee तक वो लायबल होती है। यहाँ पर एक अगर हम डिफरेंस भी है वो भी हम एक शेयर कर लेता हूं मैं। ये मेमोरेंडम एक डिस्क्रिप्शन है, जो डिफरेंस है आगे जाके हम पढ़ेंगे। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्चुअली होता है क्या है, क्या क्या उसमें क्लास होती हैं,
यहाँ पर हमारे पास ये दोनों में डिफरेंस होता है कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन की अगर साल में दूं, मेमोरेंडम हम ओपन करके देख लेते हैं। ये एक कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। हमारे पास आगे जाके हम कंटेंट हम पढ़ लेंगे कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं। लाइक दैट इसमें मेमोरेंडम उसका आपका नाम होता है कैग्रो, जिस तरह फूड मैंने कंपनी है कैग्रो फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक लिमिटेड कंपनी है, आपकी लिस्टेड कंपनी है। उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूड होते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट वो करती हैं। ज्यादातर कंपनीज लिस्ट डाउन कर देते हैं कि मैक्सिमम लिस्ट ऑब्जेक्ट कर देती हैं कि यार फ्यूचर में अगर हमें कोई काम करना भी पड़ गया तो हमें इसमें मजीद अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, इसमें ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, कंपनीज की एक्ट है। जिस तरह आपकी अगर कंपनीज के लिमिटेड बाय शेयर्स की हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास कंडीशन होती है जिसमें स्टूडेंट्स मैं इसकी बात कर रहा था। ये 6 नंबर पे पॉइंट है आपका, दिस वन। The authorized capital of the company shall be 321 million rupees. Divided into the 320 at least वो 10 rupees each power होती है हमारे पास कि authorized share capital आपके पास कितना होगा। और ये दिस वन है कि liability of the members is limited। यहाँ पर वो लिखा जाता है कि limited by shares है, limited by the guarantee है, और every members भी लिखा है कि every members undertakes that the shall contribute to the assets of the, ये limited by guarantee के फॉर्म में है कि अगर वाइंड अप हो गया किस फॉर्म में होगा। और आगे अनलिमिटेड है कि अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी कहीं पर लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। कि दिस हैज कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑफ द लायबिलिटी, वो किसी किस्म की लायबिलिटी का पार्ट नहीं होगी, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। This has all the advantage of the normal company except that liability of the member is not limited. In practice, unlimited companies are fairly rare but are unlimited बहुत कम होती हैं कंपनीज, कोई आपके 100 में से एक दो निकल आएंगी तो नजर आती, बट आर कम समटाइम्स यूज बाय द पार्टनरशिप स्टाइल पे बिजनेस पे तरफ चले जाती है। टाइप्स ऑफ द कंपनीज आप बात करेंगे प्राइवेट और पब्लिक, जो के जहनों में भी आजकल रोजमर्रा में सुनते भी हैं।
प्राइवेट कंपनी कहता है सिंगल मेंबर कंपनी मींस द कंपनी व्हिच हैज ओनली वन मेंबर, जिसका ओनली वन मेंबर। प्राइवेट कंपनी में एक सिंगल मेंबर जिसका एक ओनली वन पर्सन होता है वो भी एक सिंगल मेंबर कंपनी कहलाती है। अगर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी होती है उसके फिर क्या होते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी मींस द कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल के मुताबिक कहता है रिस्ट्रिक्ट होती है आपकी द राइट्स टू द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, लिमिट्स करती है कि नंबर ऑफ द एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो उसके आर्टिकल में एसओपीज बने हुए हैं, जो उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं आर्टिकल के मुताबिक, तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आपका कितना राइट आप ट्रांसफर कर सकते हो। लिमिट्स कर देती हैं द नंबर ऑफ इट्स मेंबर के मैक्सिमम इतने मेंबर हमारे पास होंगे टू द 50, नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, कि अगर वो एम्प्लॉय होंगे या नहीं होंगे। प्रोहिबिट कर देती हैं एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द फॉर द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड दैट where two or more person hold one or more shares, अगर एक बंदा two or more persons hold one share, दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर ओवरऑल एक शेयर अगर वो कंसीडर करते हैं ना कंपनीज में jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 3 पर्सन है और उन्होंने जॉइंटली होल्ड किया हुआ है अगेंस्ट वन शेयर ऑफ द कंपनी को, तो इट विल नॉट कंसीडर एज 3 शेयर, इट विल बी कंसीडर्ड एज वन। उसको हम सिंगल मेंबर भी कह सकते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी, बिकॉज अगर बेशक पर्सन आपके बढ़ जाए लेकिन शेयर आपका अगर एक वो ज्वाइंटली करें तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ओन्ड बिजनेस। नीचे हम एग्जांपल कोड कर रहे थे कि सेक्रेटरी हैज रिसेंटली जॉइंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, शी इन्फॉर्म्ड द सीईओ दैट द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी हैज क्रॉस्ड द मैक्सिमम नंबर प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट में, जो कि दी हुई है सिंगल मेंबर कंपनी के लिए। तो वो कहता है यार कॉर्पोरेट मेंबर्स कितने हैं 14, इंडिविजुअल्स कितने हैं 34, ज्वाइंट शेयर होल्डिंग 3 मिलियन शेयर हेल्ड बाय 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स ने मिलकर किया हुआ है तो वो 4 आ गए, तो फिर 52 हो गए हैं, तो 52 नंबर बाईपास हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज 1, 14, 34 एंड ये 1 कहलाएगा आपका। तो वो देखें क्या कहता है, द इन डेफिनेशन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 अलोंग विद द अदर कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू द 50। इन कंप्यूटिंग दिस number, those who are in the employment of the company would not be counted. Moreover, where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company, jointly they shall, for the purpose of this definition, be treated as a single member. Therefore, in the given scenario, the total number of the shareholder are 49. Because 52 minus 4 nahi karne ki, it will be considered as a 1. That will be comprises as the 41 rather than the 52. The total number of the shareholders is thus not exceeding the limit as fixed by the Companies Act up to 2017. So it will be as required. No requirement on the further clarification. जी सब स्टूडेंट्स का आवाज क्लियर है? आगे आ जाती है हमारे पास पब्लिक कंपनीज। कहते हैं पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनीज होते हैं वो आपकी पब्लिक कंपनी के रहते हैं। वो कहता है कि यार जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी, अंडरस्टूड सी बात है। और पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर द लिस्टिंग। अब ये अप्लाई कर सकती हैं कि आगे उनके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक है पब्लिक लिस्टेड कंपनी, एक है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी जिनके स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ मतलब के जो अभी है हमारे पास एससीसीपी जो भी एक रेगुलेटरी बॉडी है
उसमें जिनके शेयर रजिस्टर्ड हैं जो कि ट्रेड हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिस्टेड कंपनी. The listed company means a public company, body corporate or any other entity whose securities are listed on securities exchange. Public unlisted company have not made an offer. वो शेयर की ऑफर्स नहीं कर सकती जनरल पब्लिक में जो कि अनलिस्टेड होती है, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया हुआ एससीसीपी ने, क्योंकि उसके पास शेयर उसके रजिस्टर्ड ही नहीं है. आगे हम होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी की बात है. होल्डिंग कंपनी के अगर मीन्स अ कंपनी विच इज अनदर कंपनी है एज अ होल्डिंग कंपनी, बट only if the other company is a subsidiary company. For example, एक पेरेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी एक बना दी है, उसके अंडर में उसने अपनी कंपनी खोल दी है जो कि उसकी सिस्टर कंपनी है. तो जो पेरेंट कंपनी होगी दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी. जो उसके अंडर में जो एक दूसरी कंपनी हमने सब्सिडरी बना दी है दैट इज कॉल्ड द सिस्टर कंपनी या सब्सिडरी कंपनी वो कहलाएगी. कहते हैं यार इधर उसने अपनी एक अनदर कंपनी ओपन कर ली ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनीज के ओरिजिनल जो कैपिटल है उसके बिहाफ पर उसने शेयर्स वो डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिए. तो होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग, जो अदर कंपनीज की होल्डिंग है, बट ओनली इफ दैट अदर कंपनीज इट्स सब्सिडरी होगी तब वो होल्डिंग कहलाएगी. तो सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच द होल्डिंग कंपनी क्या है उसके कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, वो कंट्रोल में होंगे उसके. एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 1.5% से ज्यादा आपका 1.5 से वोटिंग सिक्योरिटीज आइदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर. जो अगर उसकी 1.5 से ज्यादा उसकी कहलाती है वो कंसीडर आपकी कहलाती है होल्डिंग कंपनी विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी. फॉर द पर्पस ऑफ अबव मीनिंग ऑफ द सब्सिडरी कंपनी shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred to in the subclass A, जो भी इनकी सब क्लासेस लिखी हुई हैं, is of another subsidiary company of the holding company. नीचे हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं बाद में. द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज के जो बोर्ड है, जो भी डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंपनी है, कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, shall be deemed to be controlled by another company, के वो टीम होंगे कि यार उसके ऊपर कोई एक और अदर कंपनी है जो कि होल्डिंग कंपनी है वो उसको कंट्रोल कर रही है. इफ द अदर कंपनी the exercise of the power exercisable by it at its discretion can appoint भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो the majority of the directors को. हम एक एग्जांपल कोट कर लेते हैं. कहता है Hill Limited owns 40% voting security in Stone Limited only but has the power to appoint. एक कंपनी के भी दूसरे कंपनी में भी शेयर हो सकते हैं और एक कंपनी के अगर दूसरी कंपनी में शेयर्स हैं 40% वोटिंग सिक्योरिटी, देन स्टोन लिमिटेड ओनली बट हैज द पावर टू अपॉइंट, उसकी पावर है सिर्फ अपॉइंट और इलेक्ट करने की मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स विद अदर शेयर होल्डर्स. Hill Limited is the holding company of the Stone Limited. Now if the Stone Limited is the holding company of the Stylish Stone Limited due to the owing 80% voting power securities, अब स्टोन की आगे है स्टाइलिश में, then being the holding company of the Store Limited, तो हिल लिमिटेड भी है क्योंकि हिल लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी कौन है, स्टोन की होल्डिंग कंपनी कौन है, हिल, और स्टोन इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द स्टाइलिश. तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि हिल लिमिटेड शेयर आल्सो बी द कंसीडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द स्टाइलिश बिकॉज 40% उसमें शेयर्स हैं और 80% का 40% उनके लिए तो 100% पे है. नीचे उन्हीं की 2-3 आपके पास एग्जांपल कोड की गई हैं. आगे हम बात कर लेते हैं अथॉरिटीज, ऑफिशियल एंड मेंबर्स एंड रेजोल्यूशंस की. अगर हम बात करते हैं हमने जो रेगुलेटरी बॉडी जिसको कंट्रोल करती हैं, पहले तो हमारे पास कमीशन है जिसको हमने एससीसीपी का नाम दिया हुआ है. कमीशन की हमने बात की, रोजमर्रा में हम सुनते हैं कि एससीसीपी ने ये कर दिया, एससीसीपी ने ये कर दिया. एक्चुअली एससीसीपी इज द रेगुलेटरी बॉडी, मेन रेगुलेटरी बॉडी है जो कि कंपनीज के एक्ट को कंट्रोल कर रही है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक रजिस्ट्रार होता है, एक ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनीज होते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड टाइप्स ऑफ द रेजुलेशन होते हैं. कंपनी के कितनी टाइप के रेजुलेशंस आपकी होती हैं. सबसे पहले एक कमीशन है कि द कमीशन मींस द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान
constituted under the section 3 of the Security Exchange Commission of Pakistan Act 1970. बिलाल हम 5 बजे ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह, जस्ट ये विल बी कंप्लीटेड। हम नमाज की ब्रेक करते हैं 5 बजे आफ्टर। हम कमीशन की हमने बात करी कि जो उसके मुताबिक बना, तो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ है सेक्शन 3 के मुताबिक, ऑर्गेनाइजेशन है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान established under the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1917 was operationalized on कब हुई है 1 जनवरी 1999 को हुई। SCCP रिप्लेस्ड हुई कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी से, फिर लॉ कॉर्पोरेट रेगुलेटरी बॉडी इट हैज बीन वेस्टेड होगी वो एडिक्वेट में, ऑपरेशनल में और एडमिनिस्ट्रेटिव में और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के तौर पर। ये कुछ इसमें समझाने वाले आते हैं, डोंट थिंक सो। इसमें जस्ट एक क्राइम जैसे कि कब कब एस्टैब्लिश हुई, उसके बाद क्या क्या वेस्टेड हुई इसकी पावर्स, फिर उसके ऑफिसेस कहाँ कहाँ बने। मेन हेड ऑफिस तो इसका फेडरल कैपिटल में बना, फिर इस्लामाबाद में। तो इट हैज अ राइट रीजनल ऑफिसेस उसको दे दिया गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, 1 ऑफ द फेडरल कैपिटल में और 4 इसके प्रोविंशियल कैपिटल एंड 3 इन द मेजर सिटीज में, जैसा मुल्तान, फैसलाबाद एंड सक्कर में। इस तरह पावर एंड इसके फंक्शंस की हमने बात की। द कमीशन शैल एक्सरसाइज such power and perform such functions as are conferred on it by under जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो उसके फंक्शंस हैं, पावर दिए हुए, वो सारे के सारे इसको कंट्रोल में जाएंगे। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द कंपनी कमीशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 और इन एडिशन टू द पावर एंड फंक्शन ऑफ द कमीशन अंडर द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1997। फिर SCCP में जो वेस्टेड हुए थे लॉट ऑफ पावर्स अंडर द कंपनीज एक्ट में, उनको पावर्स वेस्ट कर दी गई अदर रेलिवेंट लॉज के तौर पर, और हैज गॉट द पावर टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ऑल द कंपनीज। की पावर्स हैं कि तमाम कंपनीज के अफेयर्स को वो रेगुलेट कर सकती है, इंक्लूडिंग इसमें इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं, बैंकिंग कंपनीज भी आ जाती हैं और अदर कंपनीज भी आ जाती हैं। इस तरह लॉ हैज वेस्टेड वेरियस पावर्स जो उसने वेस्ट कर दिए हैं SCCP को, एंड आल्सो फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू वेस्ट इट्स पावर्स टू द SCCP टू द एक्सटेंट इट थिंक्स फिट, जितना वो समझती है। चले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बल्कि चले अभी नमाज की ब्रेक हम कर लेते हैं। आफ्टर 5 to 6 minutes विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम जी, ये सब स्टूडेंट्स आ गए हैं। चलें हम रिज्यूम करते हैं। रजिस्ट्रार कहता है रजिस्ट्रार मींस आ रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार। ये रोजमर्रा में हम ना बातें भी सुनते हैं कि एक रजिस्ट्रार होता है, एक मींस रजिस्ट्रार की मतलब क्या होता है कि एक एडिशनल रजिस्ट्रार होता है, एक एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार होता है, अ ज्वाइंट रजिस्ट्रार, अ डिप्टी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार हर किसी की और उसके रिस्पेक्टिव डेजिग्नेशन के मुताबिक जो है उसकी अथॉरिटीज होती हैं। और सच ऑफिसर्स एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय द कमीशन। कमीशन का जहाँ पे मतलब दिया जाएगा वहां पर सबका मतलब एक ही होगा, एससीसीपी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शन जो कि कंपनीज एक्ट में डिफाइन की हुई है उसके अंडर में वो ड्यूटीज कन्फर होंगी। पावर एंड ड्यूटीज कहते हैं पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से शुरू होती हैं टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स। तो उसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट रिसीविंग सारे बहुत सारे जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स है कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के आगे, मेमोरेंडम जो भी हैं जो कंपनीज के मुताबिक जो भी होते हैं उसको वो क्या करते हैं, अप्रूव करता है, रजिस्टर करता है, नाम से रजिस्ट्रार। which the companies are required to submit to the authorities under the Companies Act 2017। जो कि कंपनीज का कहा हुआ है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिशन करवाना है, उस बंदे को अथॉरिटीज को करवाना है, उसमें एक रजिस्ट्रार की अथॉरिटी भी आती है। He keeps the record, इसका क्या होता है कि he kept the record of the mortgage and charges and also kept track of the company's routine documents beside his power to call the officer of the company, including directors of the information, director for the information and explanations, and he is also empowered to inspect the books and records of the company. He may seize the books and records if he believes that seizure is necessary to reach out certain facts by the SEC. He keeps the record, वो उसका मतलब क्या है, उसका रिकॉर्ड होता है मॉर्गेज चार्जेस वगैरह जो भी उसके चार्जेस वगैरह ऊपर लगते हैं कंपनीज के रिकॉर्ड, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज भी कर सकता है, उसकी एम्पावर्ड होती है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है नेसेसरी जब भी वो चाहे। मतलब कि जब भी नेसेसरी हो, चाहने का मतलब ये नहीं कि जब दिल मुंह उठा के वो आ जाए। कुछ प्रोटोकॉल उसके भी कंपनी से डिफाइन किए हुए कि कब कब वो कर सकता है, कब कब वो नहीं कर सकता, किस किस अथॉरिटी के बुनियाद पे वो कर सकता है, एक्सप्लेनेशन वो डिमांड कर सकता है। एसएसपी के पावर एंड ड्यूटीज आपकी उसमें शामिल हो जाती हैं। ऑफिशियल इन अ कंपनी कौन कौन है, कहता है ऑफिसर इंक्लूड्स एंड डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और अदर अथॉराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज, दैट इज कॉल्ड द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। बोर्ड में ऑफिसर की क्या मतलब है कि बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड इन रिलेशन टू द कंपनीज मींस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बीओडी जिसको हम कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबर्स ऑफ द कंपनीज का मतलब क्या है, कहते हैं द सब्सक्राइबर्स। मैंने अभी तो पूरा बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सब्सक्राइब करते हैं, जाहिर बात है जो हमने शेयर्स हमने इशू किए उनको सब्सक्राइब करने वाले जो भी होंगे, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम आर डीम्ड टू हैव एग्रीड to become the member of the company and becomes member on its registration and every other person. कौन है, the subscriber to the memorandum of association are deemed to have agreed to become a member। वो एग्री कर लेते हैं, ठीक है, जो उसको सब्सक्राइब करने में उसको मानने वाले हैं वो फर्स्ट मेंबर्स के ऑफ द कंपनीज होते हैं और बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन एंड एवरी अदर पर्सन टू होम इट इज अलॉटेड, जिसको अलॉट की गए और बिकम्स द होल्डर ऑफ एनी शेयर्स और एनी काइंड ऑफ द शेयर्स। इसी तरह और या फिर इन रिलेशन टू द कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, इसके बाद शेयर कैपिटल नहीं है, पहले में तो हमने पहले लाइन में तो हमें बात कर दी जिनको शेयर अलॉट कर दिया, और जिनका शेयर कैपिटल नहीं है जिस तरह लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, दोनों डिफरेंट आ जाती हैं। एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, जिसने एग्री किया मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स के जो होती हैं ये कंपनीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अपने मेंबर्स का रजिस्टर तैयार करना, रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स में उनका नाम लिखा जाता है, आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनीज। रजिस्टर ऑफ द कंपनी आपको सॉफ्ट में भी रिकॉर्ड कर सकता है, मैनुअल में भी रिकॉर्ड किया जाता है, किसी भी फॉर्म में, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए स्टैम्प में। आपको मैं थोड़ा सा मैं शेयर भी कर लेता हूँ किसी कंपनीज का, अगर हमारे पास पड़ा हुआ है कुछ सैंपल में, अभी हम शेयर भी कर लेते हैं रजिस्टर ऑफ द कंपनी के मुताबिक।
दिस वन स्टूडेंट्स लाइक उन्होंने जो भी थे उनके डेजिग्नेशन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर 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 डायरेक्टर, ये चीफ अकाउंटेंट एंड द कंपनी, जो भी उनके एड्रेसेस वगैरह उनके आईडी कार्ड वगैरह उन्होंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है, उनके सीएनएससी, इनके रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह व्हाटएवर जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने करना है। ये आपका मेंबर का रजिस्टर्ड आपका बन जाता है। द टर्म शेयर होल्डर एंड मेंबर इज वही इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। द अबव डेफिनेशन इज क्लियर दैट द मेंबर इज अ ब्रॉडर टर्म। नीचे उनके स्थानों की एग्जांपल्स दी गई हैं। अब आ जाती हैं टाइप्स ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स, कि हमने मेंबर्स की रेजोल्यूशन कब कब किस किस फॉर्म में करनी है और रेजोल्यूशन का मतलब क्या है। रेजोल्यूशन का जो आज तक मतलब पाक स्टडीज में भी आप घूमते आए, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इनके भी इसी तरह के इजलास होते हैं, द डिसीजन जिसमें इनके डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, कि द डिसीजन ऑफ द कंपनीज आर मेड इन द मीटिंग्स थ्रू रेजोल्यूशन। मीटिंग्स होती हैं थ्रू रेजोल्यूशन। द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स इज कॉल्ड द जनरल मीटिंग। वो आपके बाद में देखते हैं कि जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या आपके पास हो जाती है। सबसे पहले रहती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इस तरह ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है। Ordinary resolution means a resolution passed by a simple majority of such members, उन members की होती है of the company entitled to vote as are present in the present in person or by proxy, or exercise the option to vote through postal ballot के through as provided in the article, जो article में पैटर्न दिया हुआ है, or as may be specified at a general meeting, that is called the ordinary resolution। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, जस्ट लॉ ने रेड डाउन करके आर्टिकल एसोसिएशन के मुताबिक जो पैटर्न उसमें डिस्कस हुआ है उसके मुताबिक आपने एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन करनी है। जब भी आपको जरूरत पड़ती है कि एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जो भी आपकी बनती है, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए आपके पास जो बनती है। दोबारा बेशक हम रिपीट कर लेते हैं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस द रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ सच मेंबर, उन मेंबर्स के सब मेजॉरिटी के पास आउट करते हैं ऑफ द कंपनी इंटाइटल्ड टू वोट as are present in person और by proxy, इनके अपने जो प्रॉक्सी होते हैं या एक्सरसाइज करते हैं जो ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट के थ्रू। एक पोस्टल बैलेट है प्रोवाइडेड है जो कि इन आर्टिकल्स में दिया हुआ है, जो कि स्पेसिफाइड करते हैं एट जनरल मीटिंग के तौर पर। इस तरह स्पेशल रेजोल्यूशन है, बहुत जगह पर हम ये वर्ड सुनेंगे कंपनीज एक्ट में कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट कर लो, कि मींस अ रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 मेजॉरिटी, मतलब कि एटलीस्ट 75% का होना जरूरी है ऑफ द मेंबर्स के लिए कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर करने के लिए, स्पेशली या स्पेशल रेजोल्यूशन को पास आउट करने के लिए। टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और इसके प्रॉक्सी और जो भी है उनके रिप्रेजेंटेटिव पोस्टल बैलेट के थ्रू एट अ जनरल मीटिंग ऑफ व्हिच नॉट लेस देन 21 डेज, 21 डेज पहले, उससे पहले वो नोटिस देंगे, स्पेसिफाई करेंगे अपनी इंटेंशन को, अपने पर्पस को, द रेजोल्यूशन एट अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली गिवन, provided that if all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed or pass a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। रीजन ये भी है कि नोटिस में अगर आपने नहीं भी दिया तो उसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि entitled to attend and vote at any such meeting so agree, resolution may be proposed की जा सकती है और pass a special resolution at a meeting of which जिसमें less than 21 days भी हो सकते हैं उसमें पास आउट भी की जा सकती है। The special resolution requires more than just a simple majority and long notice of at least 21 days to take the fact, उसको fact में लाने के लिए। This implies that this type of resolution is required for more important matters for members of the company and company itself। नीचे हम एग्जांपल भी हमको जिसना कोड की गई अंडर द कंपनी से कहते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म स्पेशल रेजोल्यूशन, ये एज इट इज उन्होंने छापा मारा। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की हम बात करें, जिसको हमने एओपी का वर्ड भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इसमें लाइसेंसिंग होती है। जिस तरह अभी आप मैंने आपको लिस्ट ऑफ मेंबर्स शेयर किया था, इसमें एक सेक्शन होता है, एक्चुअली वो लिस्टेड होती हैं लेकिन कंपनीज एक्ट के मुताबिक एक सेपरेट एक इंस्टांस है, वो लिस्टेड जरूर होते हैं लेकिन उसके जो शेयर्स होते हैं वो लिस्टेड भी होते हैं, मतलब कि शेयर एक्सचेंज में, लेकिन उनके ट्रेड नहीं होते। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 42 के मुताबिक जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनी होती है, मतलब कि वो होती लिस्टेड कंपनीज ही हैं लेकिन उनका मोटो क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट का होता है। वो होती कंपनीज ही हैं लेकिन वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती नहीं है, लेकिन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कहलाती हैं एज पर द सेक्शन 42 के मुताबिक। जिसमें अभी मैंने आपको एग्जांपल कोड की थी एग्रो फूड प्रोसेसिंग की, ये भी एक कंपनी है जो कि सेक्शन 42 के मुताबिक एक कंपनी बनी हुई है, लेकिन उसका मोटो क्या है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। लाइक दैट अभी इसका हम लाइसेंस दिखा देते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं देन आपको लाइसेंस में इनका शेयर करता हूँ। सबसे पहले लाइसेंसिंग ऑफ एसोसिएशन विद नॉट प्रॉफिट,
ऑब्जेक्ट्स आ गए, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस आ गए, इफेक्ट ऑफ द रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है कि पीपल वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स of the society sometimes need protection of the limited liability हमें चाहिए होती है for such work. Companies Act allow the registration of the companies as association not for profit if they satisfy certain condition. अगर ये condition सारे satisfy होते हैं तब उनको लाइसेंस दिया जाता है, otherwise वो लाइसेंस के काबिल नहीं है। कहता है where it is proved to the satisfaction of the company's satisfaction of the company commission that जो association is to be formed as a limited company उसने बनाई है और the meet करती है the following criteria. The commission may by license for a period to be specified permit the association to be registered as a public limited company without addition of word. उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वर्ड वो लगाए लिमिटेड का, वरना अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्राइवेट लिमिटेड वो लिखेगी या लिस्टेड है जो लिमिटेड लिखेगी अगर पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन इसके लिए साथ जरूरी नहीं कि वो लिमिटेड का वर्ड भी लिखे और द एक्सप्रेशन गारंटी लिमिटेड लिखे टू इट्स नेम के साथ। क्यों, पर्पस क्या है? कहता है किस पर्पस के लिए बनी हो? फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए ये इनकॉर्पोरेट हुई हो। और सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई द कंपनीज प्रॉफिट, उसका कंपनीज प्रॉफिट और अदर इनकम इस प्रमोटिंग इन सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कर रही है और प्रोहिबिट करती हो द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, इसमें डिविडेंड वो अपने मेंबर्स को नहीं देती। एंड सच कंपनीज ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज आर नॉट एंड शैल नॉट एट एनी टाइम बी अगेंस्ट द, किसी भी फॉर्म पे अगर इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में किया तो उसका लाइसेंस और उसका इंटरेस्ट और उसकी सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए अगेंस्ट द लॉ में। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं देन उसको लाइसेंस दिया जाता है, अदरवाइज उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता। कंडीशन एंड रेगुलेशंस क्या है? द लाइसेंस मे बी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन सब्जेक्ट टू द सच रेगुलेशन ऑफ द एक्ट कमीशन थिंग्स फिट, जब उसको थिंक फिट करती है तो उसको वो इंसर्ट कर देती है और डीम पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम में सारी आर्टिकल एसोसिएशन के पार्ट बना देती है डॉक्यूमेंट्स का और उसको लाइसेंस वो दे देती है। इस तरह फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन का कैसे बनते हैं? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन of the company licensed as above shall be in accordance with the form set out in the table F जो of the first schedule and approved by the commission, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान में जो टेबल F एक दिया होता है उसके मुताबिक आपने मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली आपने फॉर्म बनाने होते हैं। इस तरह अभी मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन जो टेबल F में इनके रिक्वायरमेंट्स हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान कंपनीज एक्ट भी अगर आप उठाएंगे उसके अंदर भी ये टेबल F दिया हुआ है, उसमें जो जो रिस्ट्रिक्शन लिखी होंगी क्या ये आपने चीजें पूरी करनी है, ये चीजें कम्प्लीमेंट्री आपकी होनी चाहिए, तो उस तरह आप ये मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल का बनाते हो। इस तरह प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस हैं इसकी क्या है? कहते हैं द एसोसिएशन ऑन रजिस्ट्रेशन एज अबव शैल वो एंजॉय करेगा ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी, जो ऑब्लिगेशन है उसकी लिमिटेड कंपनी वाली वो सारी होंगी लेकिन वो एंजॉय कर सकती है सब्जेक्ट टू जो उसके केस में जाते हैं। The association on registration shall above enjoy all the privileges, जो भी उसके लिमिटेड कंपनी के अगेंस्ट में जो प्रिविलेजेस हैं वो सारी की सारी वो एंजॉय कर सकती है। किसी भी टाइम पर अगर इस चीज के अगेंस्ट में होगा तो वो रिवोक कर लेंगे लाइसेंस को, कंपनी कमीशन जो है वो उसको रिवोक कर देगी। रीजन फॉर रिवोकेशन क्या है? द कंपनी एंड इट्स मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द लाइसेंस जिसके लिए ग्रांट किया गया और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड और any relevant regulation are not made, कोई भी मेट नहीं करती हो compiled with or affairs of the company are conducted in a manner जिस मैनर में हो कि जो प्रेजुडिशियल हो into the public interest के अगेंस्ट जा रहा हो। The company has made a default in filing with the registrar, के साथ फाइलिंग कर रही हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के साथ हो तब भी उसका रिवोक कर दिया जाएगा। The company has acted against the interest, जो उसका इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में सॉवरेनिटी उसकी हुक्मरानी की इंटीग्रिटी ऑफ द पाकिस्तान, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट के साथ वो कर चुकी है। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इज रिड्यूस्ड हो गया, जितने उसमें लिखा है कि आप बिलो 3 से कम हो तो वो तभी आपका रिवोक कर लीजिएगा। या कंपनीज इज कंसीव्ड और ब्रॉट फोर्थ फॉर इज और हैज बीन कैरिंग ऑन अनलॉफुल को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए तब भी उसका रिवोक कर लिया जाएगा। Run and managed by the person who fail to maintain proper and true accounts. Run and managed by the person who fails to maintain proper and true accounts or they commit fraud, misfashions और
मॉल्फिसेंस इन रिलेशन टू द कंपनी, जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाई हो, इसमें इन्वॉल्व हो, कमिटिंग फ्रॉड में हो, मिसफिजेंस हो, आप किसमें चीजों में इन्वॉल्व हो, तब भी आपका अकाउंट फॉर वो भी रिवोक कर दिया जाएगा। रन एंड मैनेज बाय द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड कंपनीज लॉन्ड्रिंग में हो, तभी इन्वॉल्व आपका, अगर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केस में इन्वॉल्व हो तब भी आपका रिवोक कर लिया जाएगा। मैनेज बाय द पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम, an article of the provision or the provision of the Companies Act, or fail to carry out the directors or decision of the commission or the registrar given in exercise of the, जो मतलब कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल सेक्शन में जो ले डाउन है या कंपनीज ने किया है या रजिस्ट्रार ने हमें बताया, कुछ चीजों का कमीशन ने बताया, या कंपनीज एक्ट में जो चीजें ले डाउन है उससे भी अगर आप फाइट करते हो तब भी आपका रिवोक हो जाएगा। नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस इज नॉट इन द ऑपरेशन फॉर 1 ईयर, बिजनेस और 1 ईयर तक वो नहीं चलता तब भी आपको होगा। और इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, जब आपका रिवोक लेगा उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई आप चेक कर लें। हाउएवर बिफोर अ लाइसेंस इज सो रिवोक्ड द कमीशन शैल गिव द कंपनी आर नोटिस, उसको नोटिस देगी इन राइटिंग ऑफ इट्स इंटेंशन के भाई हम ये करना चाह रहे हैं, आप हमें कोई बता दें को कोई इसके केस में कोई अगर आपके दिमाग में कोई चीज है तो शैल अफोर्ड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड। आपके साथ में लाइसेंस का मैं शेयर कर लेता हूं। दिस वन स्टूडेंट्स लाइसेंस ये दिया हुआ जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल अल्टीमेटली स्पेसिफाई किया हुआ है। ये देखिए अंडर सेक्शन 42 इसमें सारी वही कंडीशन लिखी हुई है कि मैंने एटलीस्ट ये सेक्शन 42 के मुताबिक जो भी लाइसेंस है अगर उस प्रोसेसिंग को दिया गया और ये लाइसेंस उसी के मुताबिक सेक्शन 42 के मुताबिक अलग से दिया गया।
लाइसेंस की हम बात करनी है। इफेक्ट ऑफ द रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, इसके इफेक्ट क्या होगा लाइसेंस को रिवोक करने का। ऑन रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज बाय द कमीशन, द कंपनी शैल स्टॉप, वो क्या हो जाएगा, ऑल इट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ द मनी ओड टू इट, जो इन्होंने मनी ऑ की हुई है जो दूसरों से लिया हुआ है वो रिकवरी कर सकती है। इफ एनी द कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, जाहिर बात है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो वो डोनेशन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। All these assets of the company after satisfaction of all the debt and liabilities shall be transferred to another not for profit, preferably having similar or identical objects to those of the companies within 90 days from the revocation of the license or such extended period as may be allowed by the commission. After satisfaction of the all the debts and liability वो क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी टू अनदर कंपनी प्रेफरेबली, जो भी बताएंगे 90 डेज या जो भी एक्सटेंड किया गया टाइमिंग के मुताबिक। कहता however reasonable amount to be meet the expense of voluntarily winding up or making an application to the registrar, registrar को देगी for striking the and the name of the company of the registrar may be retained by the company, वो retain कर सकता है। इस तरह रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, वो जब वो रिवोक हो जाएगी, मेट द एक्सपेंसेस ऑफ द वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जो भी वाइंडिंग अप पे जो भी एक्सपेंसेस उसकी डिटेल वगैरह जो भी एप्लीकेशन होगी कि स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ द रजिस्ट्रार मे बी बाय द रिटेन ऑफ द कंपनी, वो क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी रजिस्ट्रार को। मेंशन अबव द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल फाइल विद इन 15 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द सच कंप्लायंस अ रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स को 15 दिनों के अंदर अंदर वो सबमिट करवाएंगी। प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप वो क्या होगा, विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट, जैसे ही वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करेगा रजिस्ट्रार वो उससे विद इन 30 डेज के अंदर अंदर सबमिटेड बाय द कंपनी द बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब होता है कि कंपनी को खत्म करना, लिक्विडेट में लेके जाना ऑफ द कंपनी वॉलंटरली और वेयर इट हैज नो एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ द रजिस्ट्रार। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट द कमीशन में क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंट करेगी एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये सारे अगर वो नहीं करते विद इन स्टेपुलेटेड टाइम में तो सारे मामलात को देखने के लिए वो एक पर्सन अपॉइंट करती है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी, इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स की क्या होगी, वेयर एनी एसेट ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस to another not for profit of the company, the member and officer of the first mentioned company or any other of their family members shall not be eligible to hold any office in the latter company for a period of at least 5 years from the date of the transfer of the such assets के तहत वो रिस्ट्रिक्ट करेगी कंपनीज को। ये तमाम वही ऊपर वाली बातें लिखी हुई हैं। अब मेन हमारे पास आ जाए तो रोजमर्रा जिंदगी में भी हम यूज करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी हमारी कुछ अपडेट होती है, यहाँ पर हम वो तो डिस्कस नहीं करेंगे किस तरह वेबसाइट पे हमने जाना है, ईमेल आईडी बनानी है, वहां पर कैसे हमने रिक्वेस्ट करनी है। यहाँ पर हम इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज क्या होती है। सबसे पहले है कि प्रोसेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन है, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन एंड इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्या होगी। सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन में पहले है कि प्रोसेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन यूजुअली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, getting the availability of the suitable name from the registrar of the company। अब तो वैसे कंपनी से हमारे पास ऑनलाइन भी चीजें आ गई हैं, कंपनी का अवेलेबिलिटी हम चेक करेंगे, पहले से वो नाम वजूद में ना हो। नाम की भी कुछ टाइप्स हैं कि कौन कौन से हम नाम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से नाम हम यूज नहीं कर सकते। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल किसी की एक मजहबी जो रिलीजियस ससेप्टेबिलिटी ना हो, उसकी जज्म मशरू है वो ना हो, नाम के साथ लिंक ना हो, किसी कंट्री के साथ ना हो, जिस हमने रख दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं रख सकते। किसी के मजहबी को चीजें हो जिसका हम उसको ठेस पहुंचे, उसके जज्बा को ठेस, इस तरह को नाम नहीं रख सकते हम। जो पहले से अवेलेबिलिटी है उनमें से कोई नाम नहीं रख सकते हम। तो उसकी सबसे पहले हमें नेम की अवेलेबिलिटी ऑफ द कंपनीज की जो है ना वो डिसाइड करनी पड़ेगी। वो वेबसाइट एससीसीपी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं जाकर। फिर है प्रिपेयरिंग, उसके बाद हम बनाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रपोज्ड कंपनी अलोंग विद द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। जो जो डिमांड किए हैं एससीसीपी में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वो हम सबमिशन करेंगे। मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिशन करवा के वो हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर होगा फाइल द अबव डॉक्यूमेंट्स, जो सारे के सारे नेम की अवेलेबिलिटी जो भी है उसका ट्रेडमार्क का सारी डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन विद ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं एंट्री इन द सर्टिफिकेट वगैरह, तो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल करेंगे डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद एप्लीकेशन
फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन टू द रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार शेल इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन जब वो इन सारी चीजों से सेटिस्फैक्ट्री होगा, वो सेटिस्फाई जब हो जाएगा, ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंपाइल्ड विद, तो वो सर्टिफिकेट वो इशू कर देगा। अब है रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो रजिस्टर्ड कब करेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? सबसे पहले तो है फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। कहता है देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है? कहता है डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनीज विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 in respect of the registration। सबसे पहले डिक्लेरेशन होगा, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी साइंड होंगे तमाम सब्सक्राइबर टू द, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम होते हैं उनके साथ सब्सक्राइब होंगे, ड्यूली विटनेस होगी, उनके साइन होंगे एंड डेटेड होगा। और इसी तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो फर्स्ट चार्टर ऑफ द कंपनीज होती हैं ऑप्शनल होती हैं फॉर द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स, duly witnessed and dated, an address for the correspondence an article of association optional है कि limited by shares के लिए, an address for the correspondent till its registered office is established and notified, उसको नोटिफाई करेगा। अब है रिवाइज डॉक्यूमेंट रिमूवल, जो कुछ भी अगर वो रजिस्ट्रार कुछ ना कुछ उसमें एक ड्रॉबैक वगैरह निकाल देते हैं तो उसके रिमूवल को, डिफेक्ट्स को रिमूव करना हो, या रिवाइज डॉक्यूमेंट को आपने भेजवाना होता है उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके, तो वेयर द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर कॉन्ट्ररी टू द लॉ हो रही है, या डज नॉट अदरवाइज कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स नहीं कर रही है, या लॉ के अगेंस्ट में जा रही है, या इज नॉट कंप्लीट है, पॉइंट टू एनी डिफेक्ट है, उसमें एरर है, कोई ओमिशन है, इस अंदर नॉट properly authenticated नहीं है, साइन नहीं है, registrar may either require the company to file a revised document to remove the defects and deficiencies with the specified period, जो भी इसमें specified period करेगा भी कर देगा वो। refusal by the registrar, कहते हैं जब applicant fails to remove, अगर वो फेल हो जाता है remove the defect जो उसने कहा है, तो obviously वो refusal कर देगा कि भाई आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। इस तरह फिर आप क्या कहें कि अपील टू द कमीशन, कहते हैं the subscriber of the memorandum or any one of them authorized by them in writing may within the 30 days of the order of the refusal, आप उसने refusal कर दी उसके 30 days के अंदर अंदर या प्रेफर है अपील करेंगे आप कमीशन को। कमीशन मींस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। An order of the commission shall be final, वो तो सुबह होगा, और shall not be called in question before any court or other authority। Criteria for the registration क्या है कि if the registrar is satisfied that all the requirements of the Companies Act 2017 and the rules or regulation made thereunder have been compiled with, he shall register the memorandum and other documents delivered to him। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि तमाम कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक या रूल्स और रेगुलेशन में लिखे हुए सारी चीजें, तो आपको वो रजिस्टर कर देगा। सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, इसके लिए क्या होगा, कहते हैं ऑन द रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन शैल स्टेट, वो क्या स्टेट करेगा, नेम एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर्स, उस सर्टिफिकेट के ऊपर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर उसका नाम लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन होगी, वेदर इट इज प्राइवेट है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कि लिमिटेड कंपनी है, वेदर इट इज लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो लिखेगा। इफ इट इज अ लिमिटेड, अगर वो लिमिटेड है, वेदर इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, वो भी स्पेसिफाई करेगा। कहता सर्टिफिकेट तो भी कंक्लूसिव एविडेंस होगा हमारे पास कि एससीसीपी हाईली सेटिस्फाइड है, तभी उन्होंने हमें लाइसेंस ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया है हमारे पास। इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैज द फॉलोइंग इफेक्ट, क्या होगा, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम टुगेदर विद सच अदर पर्संस, दूसरे पर्सन के साथ एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो कर सकते हैं। इस तरह बॉडी कॉर्पोरेट इज कैपेबल होगी एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जो कंपनीज बन जाती हैं जो भी उसके फंक्शन होते हैं वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन भी कर सकती हैं और कॉमन सील भी उसकी बन सकती है। स्टेटस, द स्टेटस एंड द रजिस्टर्ड कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी
आर एस स्टेटेड जो भी इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रार वो वहां से कर सकती है, वहां पर शो कर सकती है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है, जो सब्सक्राइबर ऑफ द जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बिकम होल्डर ऑफ द इनिशियल शेयर, जो सबसे पहले जो शेयर उनके होल्डर वो बन सकते हैं। और द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर परपोज, जो कि उसमें डिपेंड किया गया, प्रपोज किया गया कि ये डायरेक्टर है तो टीम टू हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस, वो उस पॉइंट ऑफिस में अपॉइंट भी हो सकते हैं। ये सारे हमारे पास इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ समझाने वाली बातें हैं, जस्ट क्रैम बेस है। क्रैम बेस का ये मतलब नहीं है कि मुश्किल नहीं है। कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू मच इजी है, बिकॉज इसमें लिस्टेड है चीजें सारी। आपसे पूछा जाता है ये कोई स्टेट कर दे, उसमें एमसीक्यू में पूछने कि भाई ये फैक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या पड़ता है भी है कि नहीं पड़ता, कंपनी बनने के बाद क्या ये होता है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, यस नो, और बहुत की केस में जो भी है हमारे पास वो एमसीक्यू बना सकता है। नीचे सारे उन्हीं की एग्जांपल कोड की गई है हमारे पास। ये हमारा राउंड अबाउट तकरीबन चैप्टर ये एंड हो गया है। अब आपके साथ जिस तरह सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है जिसमें चीजें स्पेसिफाई की गई हैं, अभी फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लाइक दिस वन एक और कंपनी का है। अब ये देखें, इसमें कंपनी का नाम है, दिस वन नाम है, ये आपका नंबर है, सर्टिफिकेट डेट आपकी लिखी होगी कि 12 ऑफ द अप्रैल 2016, ये फी लिखी हुई है, ये कॉमन सील लगी हुई है, ये डेटेड है, और आल नंबर सारे कुछ इसमें आपने लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार के साइनिंग का ज्वाइंट रजिस्ट्रार जिसने को रजिस्टर्ड किया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। GSN, फवाद, मंसूर, मोहम्मद आरिफ, किसी किस्म का कोई बच्चे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वैसे क्रैम बेस्ड नहीं है चीजें, लेकिन ये प्रैक्टिकल बेस ज्यादा है। प्रैक्टिकल बेस आप ज्यादा बेशक राउंड अबाउट हमारे चैप्टर्स एंड हो जाए इंशाल्लाह, ये आपको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस भी आपको गाइड कर दूंगा, ताकि नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज कर सके, किसी को गाइड भी आप करना चाहो तो कर सको, क्योंकि कि यार कंपनी का अगर लॉ इसने पढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है इनके साथ। चलें, ठीक है फवाद। चलें, मीनवाइल हम अगर कर सकते हैं ना, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाजमी कंपनीज एक्ट के तो टू मच कॉम्प्लीमेंट्री हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। मेमोरेंडम आर्टिकल का आपके ग्रुप में बल्कि मैं शेयर भी कर देता हूँ। ये डिफरेंस जो है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। अभी जो मैंने काफी सारी बातें तो आप लोगों को क्लियर भी होगी होंगी कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, और दोनों में डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, और डिफरेंस के स्टेटमेंट मैंने वो मेंशन कर दी है। बाकी जो प्रैक्टिकली कि मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो भी आपके साथ एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकली जब आप चीजें देखो कि एक्चुअली बनता कैसे है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, आपके जहन में भी वो चीजें नहीं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जस्ट ये कि मैं फिर बार बार कहूंगा कि फर्स्ट चार्टर ऑफ द कंपनीज होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ेंगे, इसमें नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड जनरल प्रोविजन टू एज टू द मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कुछ होंगे। सबसे पहले हम कर देते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है। इसमें क्लासेस ऑफ द मेमोरेंडम डिस्कस कर लेंगे, बोरिंग पावर्स टू द पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम, जो बोरिंग पावर्स हैं जो कि मेमोरेंडम को चैलेंज कर सकती हैं वो हम करेंगे, और मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड साइंड एंड डेटेड कहाँ कहाँ पर कब प्रिंट होगा, कहाँ कहाँ पर रखा होगा, किस डेट में।
सबसे पहले क्लासेस ऑफ द मेमोरेंडम, कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ द वेरियस क्लासेस व्हिच कंटेन्स वैरायटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, इट मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड बाय शेयर्स है, अनलिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में तो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। ऑफ द कंपनी फॉलोइंग क्लासेस यूजुअली एग्जिस्ट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इस तरह सबसे पहले इसमें आ जाती है नेम क्लास, कहते द नेम ऑफ द कंपनी, नॉर्मल किसी प्रैक्टिकल किसी कंपनी का, फॉर इसका भी लाइसेंस ही मैंने खोला था, उसी बेशक कंपनी का हम ओपन भी करें तो हम कर सकते हैं, साथ साथ ताकि आपको प्रैक्टिकली पता भी लगता रहे। कि सबसे पहले हमने एक नेम का क्लास है कि द नेम ऑफ द कंपनी विद द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द नेम इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। सबसे पहले पब्लिक कंपनी, उसमें लिखेंगे हम लिमिटेड, बताएंगे कि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, हमारे वर्णाम के साथ ये लिमिटेड का वर्ड लिखा जाएगा। इस तरह प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा, सिंगल मेंबर कंपनी है तो एसएमएससी प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा, गारंटी लिमिटेड कंपनी है तो गारंटी लिमिटेड लिखी जाएगी, और अनलिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड का वर्ड लिखा जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर जस्ट सेकंड वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, लिमिटेड का वर्ड लिखा जाएगा। अब अगर मेमोरेंडम हम इसी कंपनी का देखें, ये नेम लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द कंपनी क्या है हमारे पास, एक्वा मैश पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड लिखा हुआ है उसमें। तो जो भी जैसी भी कंपनी होगी वो स्पेसिफाई करेंगे कि यार हमारा नाम ये होगा। इस तरह रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास है, सेकंड क्लास क्या होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास होगी। द क्लास शेल स्टेट, वो हम बताएंगे कि द प्रोविंस ऑफ द कंपनी इज नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द प्रोविंस एज द केस मे बी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कंपनी का इसमें है, is to be situated होगा। कहता है if the company, नीचे एग्जांपल दिए कि if the company proposes to have a registered office in Lahore, they will be write in the memorandum that the registered office of the company shall be situated in the province of the Punjab, and however if the company will have the registered office in Islamabad, it would write that the registered office of the company shall be situated in Islamabad, reason being that Islamabad is the capital territory and it is the part of the Pakistan that does not form of the part of any प्रोविंस, वो किसी प्रोविंस का पार्ट वो नहीं कहलाते, इस्लामाबाद आपकी कैपिटल टेरिटरी कहलाती है, इस वजह से वहां पर नाम लिखा जाता है। इस तरह अगर मेन वाला हम उसमें देखें तो देखें रजिस्टर्ड ऑफिस क्या लिखा है, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। हमने ये नहीं लिखा कि लाहौर पाकिस्तान में कहा, अगर इस्लामाबाद लिखा तो वहां पर इस्लामाबाद हम स्पेसिफाई करते, लेकिन जहां इस्लामाबाद नहीं है तो वहां प्रोविंस का मतलब हम लिखेंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस कि क्या क्या हम काम करेंगे। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस मींस दैट बिजनेस इन विद द सब्सटेंशियल एसेट, जिसमें आपके सबसे ज्यादा एसेट यूज हो रहे हैं कंपनी के, that is called the principal line of the business, are likely to be held and substantial revenue जिससे earned होता हो is earned or likely to be earned by a company which is whichever is higher। इसका नीचे एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं, TSF Mills Limited is being proposed to be registered to carry on a business involving the manufacture and sale of the textile, sugar and flour products। The extract of the financial projection क्या है कि टेक्सटाइल में उसका क्या एस्टिमेटेड ऐसे कितने हो रहे हैं 500 मिलियन, उसका रेवेन्यू क्या 2200, शुगर में 300 है, उसका रेवेन्यू क्या है 4500, और फ्लोर में 100 और इसमें 800 जाता है।
तो रेवेन्यू क्या है, हमने विच एवर इज, हमने क्या कहा था, विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा है आपका, तो रेवेन्यू इज हायर देन द एसेट एंड सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड बाय द शुगर बिजनेस, देयरफॉर द प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस कौन सी होगी आपका, शुगर होगी आपकी। इस तरह हमने यहाँ पर लिखा है, द ऑब्जेक्ट्स, the objects of the company is established are or any of the following and in constructing of the following sub classes, जिसमें वो अपनी कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट को क्लास में डिफाइन कर देती है ताकि वो फ्यूचर में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज तो उसकी अवॉइड और द रूल अवॉइड ना कर सके। ये ऑब्जेक्ट के क्लास में लंबी चौड़ी वो लिस्ट कंपनी जो है ना अपनी बना लेती है मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन में। The company may carry on or undertake any lawful business or activity and do not act and enter into any transaction being incidental and ancillary thereto which is necessary in attaining the business activity. However, the principal line of the business of the company shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which shall always commensurate with name of the company. इस तरह द कंपनी शैल नॉट इंगेज इन द बिजनेस, उस काम में बिजनेस एंगेज जो उसके ऑब्जेक्ट में लिस्ट डाउन नहीं किया उस काम में वो शामिल भी नहीं होगी। प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ ऑफ द for the timing in force in Pakistan, restricted by any law, rules and regulation unless necessary license, registration, permission and approval have been obtained or compliance with any other condition has been made. अगर उसने कोई अलग से ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं दे दिया, अगर मतलब कि उसने अलग से उसकी परमिशन ग्रांट नहीं देनी तो ले ली तो वो तो ठीक है, अदरवाइज वो रिस्ट्रिक्टेड वाले डॉक्यूमेंट उसमें एंगेज नहीं होगा। आगे सेकंड वाला आ जाती है इनकी लायबिलिटी क्लास। लायबिलिटी क्लास का मतलब ये है कि लिमिटेड बाय लायबिलिटी होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी। कहते हैं इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी क्लास स्टेट दैट द लिमिटेड बाय member is limited. In case of an unlimited company, the liability clause states that the liability of the company is unlimited. Or in case of a company limited by guarantee, an additional sentence is added hoga to clarify the extent of the liability of the company or members of the company, that company is the event of being it is found up. जिस तरह उसमें भी हमने लायबिलिटी की क्लास को अगर मैं मेंशन करूं, ये सारे ऑब्जेक्ट की क्लास है, ये लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, स्पेसिफाई वो क्लियरली मेंशन करते हैं। देन आपकी क्लास देती है ऑथराइज कैपिटल क्लॉज की, ओनली द कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल। कहता है दिस क्लास कंटेन्स द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल with which the company proposes to be registered and division thereon, किस किस के अंडर में फिक्स्ड अमाउंट होंगी, किस किस के अंडर में मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स एंड सब्सक्राइब्ड क्या होगा। कहते हैं इन द सेम एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू एग्री एट लीस्ट वन शेयर, उसमें से एक कमरा होना चाहिए, इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और ईच सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑपोजिट टू हिज नेम, अपने नेम के सामने वो लिखेगा नंबर ऑफ शेयर वो कितने उसने एग्री किए हैं टू टेक इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और फिर अंडरटेकिंग होगी सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन क्लास। अब जिस तरह ये वाली क्लास थी आपकी तो थ्राइस शेयर कैपिटल वाली थी, ये आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल वाली लिखी हुई है, ऑथराइज शेयर कैपिटल आपका कितना होगा और किसके अंदर कितना कौन कौन मेंबर लेगा, वो एंड पर आपका टेबल भी आ जाता है। ये देखिए कि किस बंदे के क्या नाम है, कितना होगा, उसके अंदर में कितने शेयर्स हैं, ये 10,000 80,000 ये राउंड अबाउट सारा क्यों लिखे हैं 100 का शेयर कैपिटल आपका। इस तरह अंडरटेकिंग होगी और सब्सक्रिप्शन क्लास पे आपकी जाएंगी कि फिर अंडरटेकिंग है कि सब्सक्रिप्शन किस बंदे ने कितने कितने सब्सक्राइब किए हैं। कहते हैं द कंपनी शैल ऐड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द एसएससीपी इन देयर मेमोरेंडम, all of the above class are undertaken to be abided by the subscriber of the memorandum
we the several person who names उनके addresses subscribed decision of the being formed into the company the pursuance of the memorandum and we respectively agree to take the firm, ये सारी चीजें उसमें भी लिखी जाती हैं, ये लिखी हुई है आपके पास। ये फुल नेम है, फैसिलिटेशन है, फ्लोर है, सारी चीजों का क्या कि क्या क्या बिजनेस थे, ये सारी चीजें उनकी लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ पर एड्रेसेस होंगे, कहाँ कहाँ पर नहीं। अंडरटेकिंग, ये सारी ये आपके पांचों टाइप्स हैं और पांचों टाइप मैंने आपको लाइवली दिखाए भी हैं, लाइबिलिटी क्लास अंडरटेकिंग। अब है बोरिंग पावर्स टू द पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम, किस किस को बोरिंग पावर्स दी गई। मेमोरेंडम एन आर्टिकल ऑफ द कंपनी इज डीम्ड टू बी इंक्लूड पावर टू एंटर इन अरेंजमेंट, वो कर सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं, एडवांसेस, फाइनेंसिंग, क्रेडिट इशू अदर सिक्योरिटीज आर नॉट पास्ड ऑन इंटरेस्ट फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ स्केड्यूल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी उनको बोरिंग पावर्स दी जाए। फिर आपका मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड साइन एंड डेटेड, क्या होगा मेमोरेंडम, वो साल में क्या होगा आपका प्रिंट किया जाएगा इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल, जो कि जिस फॉर्म में एक्सेप्टेबल है उसी फॉर्म में प्रिंट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा इनटू पैराग्राफ में। देखें मैंने अभी आपको दिखाया भी तो पैराग्राफ में ही डिवाइड है। फिर साइन बाय ईच सब्सक्राइबर, हर जो सब्सक्राइबर है उसका, जिस तरह ये साइन आपके हुए हुए थे, हर सब्सक्राइबर के साइन यहाँ पर मौजूद होंगे। Signed by each subscriber who shall add his present name in full and his occupation, उसमें सारी सी लिखी है occupation, father name, उनका कोई business है वो लिखा होगा, in case of a married woman or widow, her husband or deceased husband name in full, his nationality, his usual residential address, such other particulars as may be specified in the presence of the witness who shall attest the signature and shall likewise or his particulars, और उसको एंड पर डेट कर दिया जाएगा। ये आपका मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन यहाँ पर आपका एंड हो जाता है। फिर आपकी नेम क्लास होती है कि यार प्रोहिबिशन नेम और सर्टेन नेम क्या है, रेटिफिकेशन ऑफ द नेम में क्या प्रोसीजर हम भी करेंगे, चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी में क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेंज ऑफ द नेम एंड इफेक्ट देयर ऑफ एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम में क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोहिबिशन नेम, जो मैं बता रहा था कि इन नेम को अलाउ नहीं है। सबसे पहले कि आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, विद और रिजेंबल और सिमिलर टू द नेम ऑफ द कंपनी नहीं होनी चाहिए, इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए, धोखा वाला काम हो, डिजाइन टू एक्सप्लॉइट एंड ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी ऑफ द कंपनी, इस तरह का नहीं होना चाहिए डिजाइन वगैरह कि कोई किसी के मजहब की मजरू कर रहा हो उसकी चीजें। फॉर एग्जाम्पल हमने रख लिया कुछ भी, हमने को रख लिया कि जिसकी रिलीजियस ससेप्टिबिलिटी हो रही हो, वो हमें कोई ना रखना कि एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड, और कोई ग्राउंड है जो उन्होंने स्पेसिफाई किए होंगे वो भी प्रोहिबिट हो जाएंगे। नेम रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द एससीसीपी, नेम रिक्वायरिंग सबसे पहले एससीसीपी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या है कि प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन shall be required if the proposed name contains any words suggesting, क्या है, the patronage of any past, present or foreign head of the state, वो कर चुके हो, any connection with the federal government or a provincial government or any department or authority of the statutory body of any government, any connection with any corporation set up and under any federal and provincial law, इसी तरह the patronage of any connection with or foreign government or any international organization, उनके साथ सदस्य की ना हो। इसी तरह establishing a मुदारबा management company or to float मुदारबा, मुदारबा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर हम यूज करते हैं, और any other business requiring license from the commission। तो ये क्या है कि prior approval in writing to the commission shall be required if the proposed name contains very any word suggesting, इनमें से अगर कोई वर्ड हो रहा है तो वो प्रायर अप्रूवल उसकी लेनी पड़ेगी। अगर इसमें से कोई भी चीज यूज हो रही है तो उसके लिए पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ऐसे पे देन आप उसके लिए नेम के लिए अप्लाई करोगे। और डिसीजन एट कमीशन इज फाइनल व्हेनेवर कहता है क्वेश्चन अराइजेस होगा और वेदर और नॉट द नेम ऑफ द कंपनी अगर वायलेशन में जाता होगा अबव प्रोविजन के, डिसीजन ऑफ द कमीशन जो होगा एससीसीपी को वो शैल बी कंसीडर्ड एज अ फाइनल। इस तरह रिजर्वेशन ऑफ द नेम है, कहता है person may make an application to the registrar for the registration of the name set out in the application for a period not exceeding 60 days, कि अपने नाम को वो रिजर्व भी कर सकता है कि यार इससे बेहतर है कि किसी और को नाम अलॉट ना हो जाए, वो 60 डेज के लिए वो 60 डेज से ज्यादा नहीं होगा। और whether it is found as a name as was reserved by furnishing false or incorrect information
such reservation shall be cancelled, and in case of the company has been incorporated, it shall be directed to change its name. The person making application shall be liable to a penalty के होगा फिर वो, और अगर वो company applied for a refuse to the registrar, तो एग्रीड पर्सन में विद इन उसी 30 डेज के अंदर अंदर रिफ्यूजल के, इस हमने ऊपर भी पढ़ा था, 15 दिनों के अंदर अंदर वो करेगी, और 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द रिफ्यूजल डे से जो रजिस्ट्रार ने किया तो कमीशन करेगी, और कमीशन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल तस्वर किया जाएगा। इस तरह रेटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी है, द कंपनी ऑन इट्स ओन एंड ऑन डायरेक्शन बाय द रजिस्ट्रार, क्या है, द कंपनी व्हिच through inadvertence or otherwise is registered by a name in contravention of the Companies Act के थ्रू जा रहा हो, the name was obtained by the furnishing false or incorrect information, it may with approval of the registrar change its name, वो कर सकती है। तो अगर वो करेगी, रजिस्ट्रार शेल डायरेक्ट करेगा उसको 30 डेज के अंदर अंदर of the receipt of the said direction, और change its name with the approval of the registrar. However, the registrar shall, before issuing a direction for changing the name, afford the company an opportunity to make the representation against the proposed direction. वो कंपनी को अपॉर्चुनिटी देगी कि भाईजान बता दो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो। और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, अगर कंपनी फेल करती है टू रिपोर्ट कंप्लायंस में विद द डायरेक्शन इशूड विद द स्पेसिफाइड पीरियड, द रजिस्ट्रार मे एंटर ऑन द रजिस्टर ऑन न्यू नेम ऑफ द कंपनी सेलेक्ट, मतलब कि ये फेलियर टू कंप्लाई हो गया और सिलेक्टेड बाय हिम बीइंग अ नेम अंडर व्हिच द कंपनी मे बी रजिस्टर्ड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस। दोबारा हम इसको रीड आउट कर रहे हैं कि इफ द कंपनी फेल्स करती है टू रिपोर्ट कंप्लायंस, ये जो ऊपर पैटर्न है, अगर वो विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम है या विद इन अ स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ वो अगर फेल हो जाती है तो रिपोर्ट करने में विद द डायरेक्शन इशूड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड के दरमियान में, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, मे एंटर अपने रजिस्टर्ड में वो न्यू नेम के साथ खुद ब खुद सिलेक्ट भी कर सकता है, और being a name under which the company may be registered in the Companies Act 2017 and issue a certificate of the incorporation on the change of the name. पेनल्टी क्या है, कहता है if the company default करती है तो पेनल्टी में रजिस्ट्रार और कंटिन्यू यूजिंग द प्रीवियस नेम, और स्टिल अभी तक वो डॉक्यूमेंटेशन पे सारे जगह पर वो प्रीवियस नेम ही यूज कर रही है, तो नेम हैज बीन चेंज बाय द रजिस्ट्रार, इट शैल बी लायबल टू द पेनल्टी। वो हमने कंपनीज एक्ट में हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन पेनल्टी हर डिपेंड कर रहा होता है कितनी कितनी नेम चेंज के केस में कितनी है, उसके केस में कितनी है। अगर नेम में कुछ चेंज आपके चाहिए होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, कहते हैं कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन वो पास आउट करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स होगी, और विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार साइंड इन राइटिंग हो गया और चेंज इट्स नेम, और अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, इस केस में अप्रूवल नहीं होगी, द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार शैल नॉट रिक्वायर्ड इफ द ओनली चेंज द वर्ड और डिलीशन द वर्ड है और पैरेंथेसिस सिर्फ प्राइवेट या एसएमसी प्राइवेट या लिमिटेड या वर्ड सिर्फ ऐड करना है, तो उसके लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एज द केस मे बी अपॉन द चेंज इन द स्टेटस ऑफ द कंपनी। और रजिस्ट्रेशन ऑफ द नेम है, ऑफ चेंज ऑफ द नेम एंड इफेक्ट देयर ऑफ क्या होगा, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो इशू करेगा, और वो अब ओल्ड डॉक्यूमेंट विद द न्यू नेम, वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट पर कंपनी changes the name, it shall be for the period of 90 days तक from the date of the issue of the certificate by the registrar, continue रखेगी to mention the former name, पुराना name along with the new name के साथ साथ 90 days तक of every office, हर जगह पर, place पर, business पर, carried on every document and notices पर वो दोनों name mention करेगी 90 days तक, और no effect on the legal proceeding, the change of the name वो उसकी legal proceeding में उसके legal rights, liabilities, उसके debts, उसके क्रेडिट रेटिंग वगैरह हर चीज उस पर किसी किस्म का उस पर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। और पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी है, पेनल्टीज हैं, कहता है नेम ऑन बिजनेस प्लेसेस, एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले, अपने जो कॉन्स्पिरेसी पोजीशन है जहां भी उसकी प्रोमिनेंट पोजीशन है लेटर में इजिली जो लेजिबल हो, इंग्लिश उर्दू करेक्टर नेम में इट्स नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर आउटसाइड अपने रजिस्टर्ड ऑफिस, एवरी ऑफिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पर वो अपने लिखेगी, पब्लिक करेगी। सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन है, एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, उसकी कॉपी, नॉट एन ओरिजिनल,
एट एवरी प्लेस ऑफ द बिजनेस प्लेस ऑफ द कंपनी पे करेगी। और नेम एंड डॉक्यूमेंट्स, एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम मेंशन इन द लेजिबल, अपनी इंग्लिश में, उर्दू में, करेक्टर में, अपने बिल्स पर, प्रोमिसरी नोट्स पर, एंडोर्समेंट पर, चेक्स पर, ऑर्डर ऑफ द कंपनी, गुड purporting to be signed by or the before of the company, and in all bills, parcel, invoices, receipt letters, तमाम जगह पर name on documents, name and particular on the documents कहता है every company shall get its name, addresses, the registered office, telephone number, tax number, email, website, if any, printed on the letterhead, and all its documents, notices, and other official publications. Penalties हैं, कहता है penalty of the level 1, ये आपके लेवल 1 लेवल 2 पे डिवाइड किए हुए हैं कंपनीज एक्ट में, लास्ट में आपके टेबल्स हैं, उसके मुताबिक है तो लेवल 1 की वजह डिवाइड होंगी कंपनीज के और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट फॉर नॉट डिस्प्लेइंग द नेम, अगर वो नेम से नहीं करती तो लेवल 1 के मुताबिक उसको पेनल्टी के लायबल होगा वो, और ऑफिस शैल बी पर्सनली लायबल होगा फॉर द डेट ऑफ इशूइंग की ऑथराइजिंग करने के लिए एनी डॉक्यूमेंट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस ड्यूली पेड बाय द कंपनी। यहां तक स्टूडेंट किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। हम इंशाल्लाह कल रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल ऑफिस लाइन ऑफ द बिजनेस के बारे में कल हम बात करेंगे। यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता जी फवाद। सब कुछ क्लियर है फवाद, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? तो प्लीज आस्क। फवाद आपको आवाज आ रही है? यहाँ तक किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज हम यहाँ तक इस चैप्टर को क्लोजिंग करते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ द बिजनेस के तहत हम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ये कि नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कम टू द एंड ही है। आपके साथ ग्रुप में मैं शेयर भी कर लेता हूँ कि मेमोरेंडम नॉलेज की प्रैक्टिकल आप लोगों को चीजें पता लग जाएंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे, इंशाल्लाह विल बी कंप्लीटेड।